नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना करंट अफेयर जनरल स्टडी की ये वीडियो, जिसमें मैं डिस्कस करता हूं कि किस तरह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में करंट अफेयर जनरल स्टडी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप यूटिलाइज करिए एज ए प्रैक्टिस और चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पा रहे हैं। और वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका स्कोर क्या रहता है। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर किसी भी स्टेट की पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो जाती है। अदर एग्जाम के लिए भी आपके लिए जनरल स्टडी करंट अफेयर पोर्शन को कंप्लीट करने में, कवर करने में काफ़ी हेल्प होने वाली है आपकी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। विद रेफरेंस टू जल जीवन मिशन JJM, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे जल जीवन मिशन के बारे में पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। According to first statement, it envisages the ultimate water supply to all rural household through functioning household tap connection FHTC by 2020-24। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि भाई इस मिशन के अंदर, जल शक्ति मिशन के अंदर या जल जीवन मिशन के अंदर ये बोला जा रहा है कि 2020-24 तक पूरी कंट्री के अंदर रूरल एरिया जो है वहां पर टैप वाटर सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी और जो वाटर की जो सप्लाई होगी वो अनलिमिटेड वाटर सप्लाई इसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट द फंड शेयरिंग पैटर्न बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इज 60:40। इट मीन्स ये कि 60% जो भी फंड होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और 40% जो फंड होगा वो प्रोवाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर बात करें ऑप्शन सी की, इसमें आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दिए हुए। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें रिगार्डिंग जल जीवन मिशन की, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दे दिए गए थे। तो पहले जान लेते हैं कि गलती क्या थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जिसमें आपसे बोला गया कि जल जीवन मिशन के अंदर ये टारगेट रखा गया है कि 2024 तक हमारी कंट्री में रूरल एरिया, मतलब इंटायर कंट्री में जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया के अंदर वाटर सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो वाटर सप्लाई होगी ये टैप कनेक्शन के थ्रू होगी, यानी कि पाइपलाइन बिछाई जाएगी, आप ये समझ सकते हैं। लेकिन इसमें आपसे गलत स्टेटमेंट ये दे दिया गया था कि अनलिमिटेड वाटर, जबकि ये अनलिमिटेड वाटर सप्लाई नहीं होगी, सिर्फ 55 लीटर पर डे वाटर सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी। और इस वजह से ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट है ये गलत हो गया। सिर्फ एक फैक्ट यहाँ पे गलत दे दिया गया था, बाकी चीजें यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट थी। अनलिमिटेड वाटर सप्लाई नहीं होगी बल्कि फिक्स्ड है 55 पर लीटर पर हाउस होल्ड, आप कह सकते हो पर्सन वाइज ये सप्लाई वाटर की जाएगी। तो इट मीन्स ये हुआ फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपको बोला गया था कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों गवर्नमेंट में जो फंड शेयरिंग होगा, यानी कि फंड जो कंट्रीब्यूट करेंगे, उसमें बोला गया था 60:40 रेशियो में कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। जबकि ये 60:40 नहीं है बल्कि ये 50:50 है, ये नॉर्मल स्टेट के लिए। लेकिन अगर हम हिमालयन स्टेट की बात करें तो हिमालयन स्टेट में, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न या हिमालयन स्टेट की बात करें, यानी कि आप बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितने भी 7 स्टेट आते हैं हमारे, और इसके अलावा सिक्किम, ये जो स्टेट आते हैं, यहाँ पर जो वाटर इसका जो फंड शेयरिंग होगा वो 90:10 का हो जाएगा। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट 90% फंड प्रोवाइड करेगी और 10% जो होगी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होगा। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो 100% जो वाटर के लिए, जो कनेक्शन के लिए, पाइपलाइन जो बिछाने के लिए जो फंड होगा वो प्रोवाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इट मीन्स ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। यहाँ पे 60:40 नहीं है बल्कि 50:50 है, लेकिन कुछ कंडीशन में 90:10 और 100% भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी मिशन को एक और नाम से जो पुकारा जा रहा है वो हर घर जल के नाम से भी इसे पुकारा जा रहा है। तो यानी कि ये हुआ दोनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू नाइट्रेट ऑक्साइड
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि NO2 के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि NO2 के रिगार्डिंग में आपने बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, एज ए ग्रीन हाउस गैस इट इज मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये वाला जो गैस है यानी NO2 की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें, ये जितनी भी ग्रीन हाउस गैस है उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा पोटेंट यानी कि ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा कैपेबल है चीज़ों के लिए, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, अमंग ग्रीन हाउस गैस यानी GHGS कह सकते, GHGS के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो, इट हैज़ द थर्ड हाइएस्ट कंसंट्रेशन आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैथेन इन द अर्थ एटमोस्फेयर, यानी कि अर्थ एटमोस्फेयर में जितने भी गैसेस अवेलेबल है उसके अंदर ये थर्ड नंबर पे आता है अगर हम बात करें आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद मैथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद ये थर्ड नंबर पे ऐसा ग्रीन हाउस गैसेस है जो कंसंट्रेशन लेवल पर हाई होता है। ये दो स्टेटमेंट हो गए आपके पास, दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपने बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, आपको ध्यान में रखते हुए NO2 के क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है। अब डिटेल में जान लेते हैं NO2 के बारे में। NO2 का मतलब ये है कि भी नाइट्रोजन की 2 यूनिट, ठीक है, और ऑक्सीजन का 1 यूनिट, ये कंबाइंड होकर के क्या बनता है, नाइट्रोज ऑक्साइड बनता है। और इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें ग्रीन हाउसेज गैसेस के बारे में बात करें तो ये 300 टाइम्स मोर पोटेंट है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। इट मीन्स ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे ये बोला गया था कि मेथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ठीक है, और मेथेन यानी CH4, इन दोनों के कंपैरिजन में अगर हम बात करें नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें यानी NO2 की, तो ये थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन लेवल इसका सबसे ज्यादा होता है। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ये भी है कि ये जो गैस है ये हमारे ओजोन लेयर के लिए काफी बड़ा थ्रेट भी है, यानी कि आप कह सकते हो हमारे इन्वायरमेंट को काफी नुकसान पहुंचाता है। और इसके बारे में बोला जाता है कि ये ऑलमोस्ट 125 ईयर तक ये एटमोस्फेयर पर अवेलेबल रहता है। इट मीन्स ये बोल सकते हो कि दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दे दिए थे, तो आपका आंसर सी हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि NSG के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। और ये आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें बोला जा रहा है इट इज एन एंटी टेररिस्ट फोर्स विच इज गिवन द स्पेसिफिक रोल टू हैंडल ऑल द फैक्ट्स ऑफ टेररिज्म इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर टेररिज्म एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि एंटी टेररिज्म एक तरह की ये फोर्स है जिसका नाम है NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और ये जो काम करती है कि टेररिज्म रिलेटेड जितनी भी चीजें हमारी एक्टिविटी होती है उनको हैंडल करती है हमारी कंट्री में। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, इट कंप्राइज पर्सनल्स ड्रॉन फ्रॉम द स्टेट पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ओनली, यानी कि इसके अंदर जो लोगों का चयन होता है, यानी कि NSG के अंदर जो भी पर्सन अपॉइंटेड होते हैं उन्हें जो सिलेक्ट किया जाता है, 2 तरह की लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, स्टेट पुलिस से, और स्टेट पुलिस के अलावा इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस जो होते हैं उनको इसके अंदर ऐड किया जाता है। ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है। तो ये 2 स्टेटमेंट हैं। अब दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपने बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, यानी कि करेक्ट आंसर आपने चूज करना है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉर टू, इट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि NSG की अगर हम बात करें जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसे अभी रिसेंटली क्या हुआ है 16 अक्टूबर को हमारी कंट्री में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का राइजिंग डे सेलिब्रेट किया गया है। राइजिंग डे आर्मी में एक डे सेलिब्रेट होता है जिसका मतलब ये होता है कि फाउंडेशन डे, यानी कि स्टैब्लिश्ड जिस डेट को हुआ था उस दिन को राइजिंग डे बोला जाता है। अभी इन्होंने सेलिब्रेट किया है
जिस वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए मैं फ्रेम कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। और ये हमारी कंट्री में एंटी टेररिज्म एक फोर्स के रूप में काम करती है कि टेररिज्म से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है उसे कंट्रोल करने के लिए काम करती है। और ये जो एग्जिस्टेंस में आई थी वो 1986 में हमारी कंट्री में आई थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, जिसमें आपसे बोला गया कि स्टेट पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स से इसमें लोगों को अपॉइंट किया जाता है, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। यानी कि इसके अंदर क्या किया जाता है, एनएसजी के अंदर जो आर्मी पर्सनल होते हैं सिर्फ उनको ही अपॉइंट किया जाता है, वो भी स्पेशल एक्शन ग्रुप के रूप में फ्रेम करके। तो इट मीन्स ये बोल सकते हो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। और इसे फॉर्मली जो दूसरे नाम से बोला जाता है, इसे ब्लैक कैट के नाम से भी बोला जाता है, जिसका रीजन ये है कि ये लोग ब्लैक यूनिफॉर्म में होते हैं और ये हमारी कंट्री में जो टेररिज्म जैसी एक्टिविटी जो होती है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो ये एंटी टेररिज्म फोर्स है हमारी कंट्री में, एनएसजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, उसके रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज एनुअली पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी कि यूएनडीपी के थ्रू इसे पब्लिश किया जाता है इस इंडेक्स को, और इस इंडेक्स का नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, द लेवल ऑफ हंगर इन इंडिया हैज कंटिन्यूसली इंप्रूव्ड इन लास्ट डेकेड। यानी कि पिछले 10 ईयर, डेकेड मीन्स 10 ईयर, लास्ट 10 ईयर में अगर कंपैरिजन करेंगे आप, तो हमारी कंट्री में जो हंगर का जो लेवल है वो इंप्रूव हुआ है। यानी कि नंबर ऑफ हंगर पीपल जो है, यानी कि जो लोग भूखे रह जाते हैं, भूखे सोते हैं, वो डिक्रीज हो रहे हैं हमारी कंट्री में, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके पास हो गए, आपने चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉर टू, इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में आपने बताना है अपनी कंट्री इंडिया को ध्यान में रखते हुए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो भी दोनों ही स्टेटमेंट यहां गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब जान लेते हैं इसमें गलती क्या आती है। तो जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसे यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो इस डाटा को ना ही कलेक्ट करती है, ना ही इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। बल्कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर हम बात करें, इसे एनुअली जो प्रिपेयर करने का काम करती है दो ऑर्गेनाइजेशन करती है, ठीक है। एक फर्स्ट है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हंगर लाइफ, ये सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के इसे पब्लिश करने का काम करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और इट वाज प्रोड्यूस्ड इन 2006 ऑनवर्ड ये फर्स्ट टाइम ये प्रोड्यूस करती है अपना डाटा, और उसके बाद ये अब हर साल ये एनुअल बेसिस पे ये अपना डाटा यानी कि एक इंडेक्स पब्लिश करती है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी कंट्री की अभी अगर कंपैरिजन करेंगे हम लास्ट डेकेड के कंपैरिजन में, तो हमारी जो रैंकिंग है वो अच्छी नहीं बल्कि खराब हो गई है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भाई ये जो पुरानी इंडेक्स है इसके अंदर, यानी कि पहले हमारी 2020 की अगर हम बात करें तो अभी हमारी रैंकिंग जो है हमारी 94 अमंग 107 कंट्री में ये हमारी रैंकिंग है। अच्छा, उसके बाद अगर बाकी कंपैरिजन करोगे और बाकी 2019 के में कंपैरिजन करोगे तो हमारी रैंकिंग 102 है इन कंपैरिजन ऑफ 117। और उससे पहले जो हमारी रैंकिंग थी 95 से 95 पोजीशन पे थी, अब वो जो पोजीशन हो गई हमारी 102 हो गई। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि पहले हमारी रैंकिंग 95th नंबर पे हम लोग थे, आज के टाइम पे अब 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बोलूं तो हमारी रैंकिंग 102 हो गई। यानी कि हम स्लिप कर रहे हैं, यानी कि हंगर जो प्रॉब्लम है, भूख की जो प्रॉब्लम है, लोग जो भूखे सो जाते हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम हमारी कंट्री में वो ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, और उसकी वजह से हमारा जो रैंकिंग है ये डाउन जा रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो भी गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू बायो रेडिमेडिएशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे बायो मेडिएशन के बारे में पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1, इन दिस प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड टू
न्यूट्रलाइज कंटेनमेंट, यानी कि इसके अंदर क्या किया जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव हिंदी में आप बोल सकते हो, उसका प्रयोग करके, इसका इस्तेमाल करके न्यूट्रलाइज किया जाता है जो भी कंटेनमेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या पदार्थ के अंदर। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट कैन बी यूज टू ट्रीट ऑयल स्पिल्स इन द ओशन, यानी कि ओशन के अंदर अगर ऑयल चला गया है, ठीक है, क्रूड ऑयल जब हम लेके आते हैं दूसरी कंट्री से, अगर वो समुद्र के पानी में मिक्स हो गया है तो उसे हम ट्रीट करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए यूज किया जा सकता है इस बायो रिडिमिनेशन प्रोसेस को। तो ये दो स्टेटमेंट आपके पास, आपने बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी नाइदर वन नॉर टू, इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो बायो मेडिएशन के बारे में आपने बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जिसमें आपसे बोला गया कि बायो रिमेडिएशन की प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी चीजें होती है या फिर एंजाइम होते हैं, इसके अंदर से जो भी चीजों को रिमूव करने का काम करते हैं, जो भी कंटेनमेंट, जो भी उसे न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कोई भी चीज हमारे पास है, उसके अंदर अगर कोई कुछ नुकसान हो रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करके, यानी कि उसके अंदर जो मिक्सअप हो गया है कुछ खराब चीजें, उसे नॉर्मलाइज करने का ये काम करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट, तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया कि भाई ओशन के अंदर जब ऑयल ड्रिप कर जाता है या मिक्स हो जाता है तो ओशन का वाटर खराब हो जाता है, और ओशन के अंदर जो भी ओशन के अंदर बिलो ओशन जितने भी लाइफ हैं तो उनको नुकसान पहुंचता है। तो उसे ठीक करने में भी ये काफी हेल्पफुल है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ओशन के अंदर जो भी चीजें खराब हो गई है, मरीन इकोसिस्टम को जो मतलब एक तरह से कह सकते हो खराब होगी, उसे ठीक करने में, न्यूट्रलाइज करने में, उसे लेवल करने में ये काम करती है। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बोथ द स्टेटमेंट आर बिल्कुल करेक्ट है हमारे लिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्किन्स। इस क्वेश्चन में आपसे स्किन्स के बारे में पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, स्किन्स आर हाईली वेनम एंड स्लो मूविंग रेप्टाइल स्पीसीज। स्किन्स के बारे में आपसे बोला जा रहा है ये हाईली वेनम, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा जहर होने वाला और सबसे स्लो मूव करने वाला एक रेप्टाइल है। और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपसे बोला जा रहा है इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल सिंक्स पॉपुलेशन अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी रेप्टाइल्स हैं इस टाइप के, उसका 1/4 हमारी कंट्री के अंदर है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 1/4 का मतलब ये हो गया कि 25% वर्ल्ड में जितने भी रेप्टाइल्स हैं, स्किन्स हैं, वो हमारी कंट्री में हैं। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए आपके पास। अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट आपको बोला जा रहा है। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी, यानी कि नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स ये दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट भी और साथ के साथ सेकंड स्टेटमेंट भी, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हमारा डी है। अब जान लेते हैं डी क्यों है, कि दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट भी और सेकंड स्टेटमेंट भी, दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दिए गए थे। यानी स्किन की अगर हम बात करें तो ये एक काइंड ऑफ लेजर्ड होता है, यानी कि एक रेप्टाइल की एक कैटेगरी है लेजर्ड, जिसका ये पिक्चर आप देख सकते हो। और हमारी कंट्री में इसकी स्टडी के बारे में जो काम किया जाता है वो किया जाता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे ZSI आप बोल सकते हैं। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, जिसमें आपसे ये बोला गया कि ये जो स्पीसीज है बहुत ही स्लो मूव करती है, और ये बात भी बिल्कुल गलत है। इस स्पीसीज की अगर हम बात करें, ये काइंड ऑफ लेजर्ड है, लेजर्ड की टाइप में से एक है, और इसकी अगर मूवमेंट की बात करें बहुत ही फास्ट होता है और इसमें वेनम नहीं होता है। इट मीन्स ये कि ये ऐसी स्पीसीज है जिसके अंदर जहर बिल्कुल भी नहीं है, और इसकी मूवमेंट की बात करें काफी फास्ट मूवमेंट करता है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में पूरे वर्ल्ड का अराउंड 4% ही हमारी कंट्री के अंदर है।
ठीक है, और 4% भी नहीं बल्कि 4% से भी थोड़ा कम ही है, तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 4%, जबकि आपसे ये बोला गया कि 1/4 हमारी कंट्री में ये स्पीसीज है, 1/4 नहीं है बल्कि आप कह सकते हो अराउंड 4%, तो 4% से भी लेस नंबर में ये हमारी कंट्री में है। और ये जो टोटल स्पीसीज की बात करें तो 1602 स्पीसीज अक्रॉस द वर्ल्ड इसकी इस टाइप की स्पीसीज वर्ल्ड वाइड है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाता है। दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट भी और सेकंड स्टेटमेंट भी, दोनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ब्रह्मोस के बारे में पूछा जा रहा है और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विद रेफरेंस टू ब्रह्मोस मिसाइल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्रह्मोस मिसाइल को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ये है आपके लिए फर्स्ट स्टेटमेंट, जिसमें बोला जा रहा है इट इज हाइपरसोनिक मिसाइल, यानी कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसे आप हाइपरसोनिक मिसाइल की कैटेगरी में रख सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट डज नॉट रिक्वायर फर्दर गाइडेंस आफ्टर लॉन्च, यानी कि एक बार अगर इसको आपने लॉन्च कर दिया उसके बाद इसे गाइड करने की, डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है इट कैन हिट टारगेट अप टू 450 किलोमीटर टू 600 किलोमीटर, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल की अगर रेंज की अगर हम बात करें कि कहां तक ये टारगेट को हिट कर सकता है, तो आपसे बोला जा रहा है कि 450 से लेकर के 600 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में किसी भी टारगेट को आप हिट कर सकते हो। ये थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है। अब आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि जितने भी स्टेटमेंट आपको गिवन है इसमें आपको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आपका आंसर होगा, सही नहीं बल्कि नॉट करेक्ट, यानी कि गलत वाला आपका आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब गलत है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर रॉन्ग, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है 1 2 3 यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो आपके अकॉर्डिंग गलत स्टेटमेंट कौन सा इनमें से, ये आपको चूज करके अपना आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर का मतलब है रॉन्ग स्टेटमेंट की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट, ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे लिए जो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जबकि करेक्ट स्टेटमेंट हमारा आंसर नहीं होने वाला था, हमारा आंसर क्या है, जो नॉट करेक्ट हो, यानी जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको गिवन है सिर्फ वो रॉन्ग है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट ही हमें चूज करना था। अगर हम बात करें हाइपरसोनिक स्पीड की बात करें तो जो भी साउंड की स्पीड होती है, साउंड की स्पीड के कंपैरिजन में जब इस स्पीड में अगर कोई मिसाइल ट्रेवल करता है तो उसे हम कह सकते हैं कि वो हाइपरसोनिक है, ठीक है। तो अगर हम अपने ब्रह्मोस की बात करें तो इसकी जो स्पीड है 2.8 है, 2.8 मैच है, और हाइपरसोनिक के लिए भी चाहिए 5 मैच की स्पीड चाहिए, जो कि ये कंप्लीट नहीं करता। इट मीन्स ये हुआ कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है वो रॉन्ग है, और सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इसको डायरेक्शन की जरूरत यानी कि फर्दर गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, रेंज की बात करें तो पहले ही जब इसे लॉन्च किया गया था, स्टार्टिंग में जब रशिया ने और इंडिया ने मिलकर के इस मिसाइल को इन्वेंट किया था, तैयार किया था, तब इसकी रेंज 290 किलोमीटर हुआ करती थी, लेकिन अब इसकी रेंज एनहांस कर दी गई है, यानी कि 300 के आसपास जो हुआ करती थी पहले, उसे इंक्रीज करके 450 से 600 की रेंज के अंदर जो भी टारगेट है उसे हिट किया जा सकता है। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए थे, लेकिन क्वेश्चन में आपको नॉट करेक्ट पूछा गया। तो नॉट करेक्ट हमारा क्या, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो नॉट करेक्ट है, यानी कि जो करेक्ट आंसर अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ कि भी रॉन्ग हमें चूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है द पर्ल रिवर ड्रेन एंड फॉर्म्स आर एस्टोरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज, यानी कि आपको ये बताना है कि जो पर्ल रिवर है ये जो वाटर रिवर है, ये पर्ल रिवर ड्रेन ये कौन से एरिया में, यानी कि किस लोकेशन में ये वाटर बॉडी है, इसके बारे में आपको बताना है। और आपके पास ये 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग ये जो पर्ल रिवर ड्रेन है इसके बारे में बताया जा रहा है आपको कि गल्फ ऑफ थाईलैंड उस लोकेशन में ये एग्जिस्ट करता है। और ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि अंडमान सी में इसकी लोकेशन है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फिलीपीन सी जो है वहां पर इसकी लोकेशन है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि साउथ चाइना सी जो है वहां पर पर्ल रिवर है,
तो आपको पर्ल रिवर की जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसके बारे में आपको बताना है कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, यानी कि पर्ल रिवर ड्रेन के बारे में आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि करेक्ट आंसर क्या है, यानी कि ये वाटर बॉडी किस लोकेशन पे एग्जिस्ट करती है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हमारा डी है। डी का मतलब ये है कि साउथ चाइना सी वाला जो एरिया है, यानी कि अगर ये आप मैप देखें, इस मैप में जैसे ये चाइना है और ये है हमारी कंट्री की लोकेशन इंडिया की, और चाइना के अंदर जो ये एरिया है यानी कि ये ईस्ट चाइना सी और ये नीचे साउथ चाइना सी, तो साउथ चाइना सी के आसपास का जो एरिया, जो ये रेक्टेंगल बॉक्स में आप देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में यानी कि चाइना के अंदर जो ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इस एरिया में ये पर्ल रिवर की एग्जिस्टेंस है। तो करेक्ट आंसर तो हमारा ऑप्शन डी हो जाता है। अब ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है कि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बोला जा रहा है कि चाइनीज पिंक डॉल्फिन आर मेकिंग कमबैक इन पर्ल रिवर एस्चुरी, यानी कि पर्ल रिवर के अंदर जो पहले पिंक डॉल्फिन हुआ करते थे, ठीक है, अब ये दोबारा कमबैक कर रहे हैं, यानी कि दोबारा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, दोबारा देखने को मिल रही है। इस वजह से ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी, यानी कि साउथ चाइना सी वाला जो एरिया है, इस पर्टिकुलर रेंज में इस ड्रेन, वाटर ड्रेन की एग्जिस्टेंस है। और हमारी कंट्री की लोकेशन ये है, तो आप समझ सकते हैं कि ये रही हमारी कंट्री की लोकेशन। को कंपैरिजन अगर हमें करना हो तो हम समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री से ईस्ट डायरेक्शन में ये साउथ चाइना सी की लोकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू घर तक फाइबर स्कीम कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे घर तक फाइबर स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, और इन दोनों स्टेटमेंट में से आपने करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है कि भी घर तक फाइबर स्कीम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपको बिल्कुल ठीक दे रखा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, इट एम्स टू कनेक्ट ऑल द विलेज ऑफ इंडिया विद हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट बाय 2021 तक एक डेडलाइन रखी गई है कि हमारी कंट्री में जितने भी विलेज हैं, सारे गांव जितने भी विलेज हैं, सबको हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। किसकी हेल्प से? फाइबर की हेल्प से, यानी कि आप कह सकते हो कि ऑप्टिकल फाइबर को यूज करके हमारी कंट्री में जितने भी विलेज हैं सबको कनेक्ट कर दिया जाएगा इंटरनेट के साथ। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, इट विल इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो इस मिशन को कंप्लीट करने का काम कर रही है, यानी कि इसके इंप्लीमेंटेशन वाली जो मिनिस्ट्री है वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है। ये दो स्टेटमेंट है, आपने चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो इसमें आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मीन्स ये दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट भी और सेकंड भी, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये आपको चूज करना है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका सेकंड स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट है, और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से ऑप्शन बी हमारा आंसर है। अब जान लेते हैं डिटेल में ये प्रधानमंत्री घर तक फाइबर स्कीम 2020 आखिर है क्या। इसे इंप्लीमेंट करने वाली जो मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री में, वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि जो इसको इससे जो जुड़ी हुई है, इससे जो रिलेटेड मिनिस्ट्री है जो इसके इंप्लीमेंटेशन का काम कर रही है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, अब आते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया कि हमारी कंट्री में यानी कि इंडिया में जितने भी विलेज है सबको फाइबर के साथ यानी ऑप्टिकल फाइबर यूज करके इंटरनेट की स्पीड, अच्छी स्पीड में इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम किया जाएगा घर तक फाइबर स्कीम के अंतर्गत, जो कि बात गलत है। ये हमारी पूरी इंटायर कंट्री में ये लॉन्च नहीं हुआ है, ये सिर्फ बिहार के 45,945 विलेज जो है, यानी कि जो बिहार के जो विलेज है वहां पर ये हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जिसकी जो डेडलाइन रखी गई है 31 मार्च 2021 तक, ये इसका टारगेट रखा गया है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव कोस्ट अलोंग विद पर्शियन गल्फ, यानी आपको वो कंट्री आइडेंटिफाई करनी है जो कि पर्शियन गल्फ वाला जो एरिया है, पर्शियन गल्फ कोस्ट के साथ अटैच नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ कंट्री के नाम दे दिए गए हैं और आपसे बोला जा रहा है कि कौन सी कंट्री इनमें से है जो कि पर्शियन गल्फ के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। यानी कि पर्शियन गल्फ एक वाटर बॉडी आप कह सकते हो और उसके साथ बहुत सारी कंट्री बॉर्डर शेयर करते हैं इस तरह से। तो आपको वो कंट्री आइडेंटिफाई करनी है जो पर्शियन गल्फ के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती। सपोज ये कंट्री है और ये मान लीजिए पर्शियन गल्फ है, तो इससे दूर जो कंट्री है वो हमारा आंसर होने वाला है। तो एक एक करके कंट्री के नाम देख लेते हैं। तो फर्स्ट कंट्री आपके पास है बहरीन, सेकंड जॉर्डन, थर्ड इराक, फोर्थ सऊदी अरेबिया, फिफ्थ यमन। और इन पांचों कंट्री में से आपको आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी कंट्री पर्शियन गल्फ के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपके पास जो है कुछ इस तरह से ऑप्शन दिए गए, इस हिसाब से आपको चूज करना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और फिफ्थ कंट्री ये बॉर्डर शेयर नहीं करते। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड फिफ्थ जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करते। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स, यानी कि ये जो कंट्री है ये बॉर्डर शेयर नहीं करते। इसमें करेक्शन कर लेना, यहां पे 6 की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, ये करेक्शन आप लोग कर लेना एक। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी कि ये पांचों की पांचों जो कंट्री है जो आपको गिवन है ये सब की सब कोस्टल रीजन यानी कि जो पर्शियन गल्फ है इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है। तो कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि बॉर्डर शेयर नहीं करती, ये आपको चूज करना है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये है कि सेकेंड कंट्री और फिफ्थ कंट्री ये बॉर्डर शेयर नहीं करती। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो सेकंड का मतलब ये हो गया, एक कंट्री तो जॉर्डन हो गई। ठीक है, जॉर्डन, और जॉर्डन के अलावा एक और कंट्री अगर हम बात करें यमन, ये दो ऐसी कंट्री हैं जो कि पर्शियन गल्फ के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती है। तो ये दो कंट्री वैसी होगी। अब बाकी जो कंट्री है वो सब की सब पर्शियन गल्फ के साथ अटैच्ड कंट्री है। तो करेक्ट आंसर तो हमारा ऑप्शन इसमें ये जो आपके लिए हो जाता है बी हो जाता है। बाकी अगर लोकेशन देखना चाहें तो लोकेशन इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर ये वर्ल्ड यानी कि एशिया का अगर मैप देखें तो ये जो रेक्टेंगल आप देख रहे हैं वो ये पर्टिकुलर एरिया है, यानी कि ये पाकिस्तान है आपके पास और इधर हमारी कंट्री इंडिया है। और ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये पर्शियन गल्फ है। तो ये जो बॉर्डर शेयर करती कंट्री ईरान करती है, इराक करती है, कुवैत करती है, बहरीन करती है। बहरीन की लोकेशन यहाँ पे है। और ये सबसे बड़ी कंट्री सऊदी अरेबिया जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है। इसके अलावा यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट, और उसके बाद ये जो यमन है, ओमान वो इसके साथ यहाँ पे बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कौन सी कंट्री जो बॉर्डर शेयर नहीं करती। तो एक कंट्री है जॉर्डन जो कि पर्शियन गल्फ से काफी दूर है, जिसका पर्शियन गल्फ से कोई लेना देना नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो ये इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती। और दूसरी कंट्री है यमन, और यमन की लोकेशन यहाँ पर है। ये जो आप देख रहे हो ना ये लोकेशन, ये यमन की लोकेशन है। ठीक है, ये वाली इसकी इस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो पर्शियन गल्फ के साथ यमन और जॉर्डन अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करती है। बाकी जो ये सारी कंट्री है ये शेयर करती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है। अभी क्या हुआ है कि इजराइल जो एक कंट्री यहाँ पे इसकी लोकेशन है, इजराइल के साथ इन सब कंट्री की वॉर वाली सिचुएशन रहती है और एक एक करके ये सारी कंट्री इजराइल के साथ पीस एग्रीमेंट साइन कर चुकी है। तो रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि बहरीन ने इजराइल के साथ पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया है, यानी कि इनके बीच में जो वॉर चल रहा था उसे वो कंक्लूजन पे आ गए और उन्होंने अपने रिलेशन को अच्छा करना स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले इजिप्ट ने इसके साथ पीस एग्रीमेंट साइन किया था 1979 में, और इसके अलावा जॉर्डन ने भी इसके साथ 1994 में इस तरह का पैक्ट साइन किया था। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया वो ऑप्शन बी हो गया। विद रेफरेंस टू हींग कल्टीवेशन कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। हींग कल्टीवेशन के बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज रेजिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स प्लांट रूट, यानी कि इस प्लांट की अगर बात करें तो ये प्लांट अपने रूट से जनरेट होता है, रूट से निकलता है, यानी कि जड़ से निकलने वाले पौधों की कैटेगरी के अंदर ये प्लांट आता है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज एडेमिक
टू ईरान एंड अफगानिस्तान, यानी कि ईरान और अफगानिस्तान वाला जो एरिया है वर्ल्ड में, ठीक है, उस एरिया में सबसे ज्यादा हींग कल्टीवेशन होता है। मेनली इस एरिया में एक तरह से फिक्स्ड है, कह सकते हो आप कि यहाँ पे इसकी खेती अच्छी होती है। और इसका रीजन थर्ड स्टेटमेंट में आपको बताया जा रहा है, इट थ्राइव्स इन ड्राई एंड कोल्ड डेजर्ट कंडीशन, यानी कि ये जो प्लांट है इसके लिए ड्राई और कोल्ड डेजर्ट वाली जो कंडीशन होती है वो फेवरेबल होती है, और वो एरिया जो आपसे बोला जा रहा है ईरान और अफगानिस्तान में सूट भी करता है इसे। तो ये थर्ड स्टेटमेंट है। अब आपको बताना है कि तीनों स्टेटमेंट में से, इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, और करेक्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें हींग कल्टीवेशन की, तो सबसे पहले इसकी कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए, हर्बीबेरस प्लांट कैटेगरी के अंदर ये आता है, जिसके अंदर आप ये बोल सकते हो कि भाई इसका जो रूट होता है, रूट के थ्रू ही ये प्लांट ग्रो करता है। तो यानी कि ये जो बात है फर्स्ट स्टेटमेंट ये बिल्कुल करेक्ट हो गई। अगर हम इसके लिए फेवरेबल कंडीशन की बात करें, तो ड्राई और कोल्ड डेजर्ट वाला जो एरिया होता है, यानी कि ऐसी कंडीशन जहां पे इन्वायरमेंट ड्राई रहता है और कोल्ड रहता है, उस एरिया में इस प्लांट को ग्रो करने में काफी बेनिफिट मिलता है। यानी कि कह सकते हो कि गर्मियों में इसका टेम्परेचर 35 टू 45 चला जाए, ठीक है, लेकिन विंटर में, क्योंकि विंटर काफी हेल्पफुल होता है इनके लिए टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए, जहां टेम्परेचर -4 तक चला जाए उस एरिया में ये प्लांट ग्रो करता है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हैं ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऐसा एरिया ईरान और अफगानिस्तान के आसपास जो एरिया है वो एरिया काफी सुटेबल है इस प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। अब इसकी लोकेशन की बात करें ईरान और अफगानिस्तान की, तो हमारी कंट्री में जो JNK वाला जो एरिया है, यानी कि मैं थोड़ा सा रफली बता रहा हूं आपको, ये JNK है मान लीजिए, इसके साथ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ जो अफगानिस्तान वाला एरिया है, ठीक है, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के आगे जाकर के फिर ईरान, यानी कि आप ये कह सकते हो ईरान के बाद जो अफगानिस्तान और थोड़ा बहुत पाकिस्तान और इंडिया का ये जो कश्मीर वाला एरिया है, इस एरिया में से ग्रो करने में काफी बेनिफिट मिलता है। यानी कि ड्राई कोल्ड एरिया जहां पे भी होगा वहां हींग कल्टीवेशन करना काफी इजी हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मालाबार ज्वाइंट एक्सरसाइज के बारे में। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विद रेफरेंस टू मालाबार ज्वाइंट एक्सरसाइज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, रशिया हैज एग्रीड टू ज्वाइन मालाबार एक्सरसाइज ऑन इंडियाज रिक्वेस्ट, यानी कि रशिया ने हमारी कंट्री के रिक्वेस्ट पर मालाबार एक्सरसाइज को ज्वाइन कर लिया है, उसने अपनी सहमति दे दी है, यानी कि उसने एग्री कर दिया कि भी हम भी पार्टिसिपेट करेंगे मालाबार एक्सरसाइज के अंदर। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द एक्सरसाइज इज एक्सपेक्टेड टू बी कंडक्टेड इन वे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, यानी कि हमारी कंट्री का जो साउदर्न एरिया है, यानी कि ये वाला जो साउदर्न एरिया नीचे का, और इस वाले एरिया को अगर हम बोले ये अरेबियन सी, और इधर अगर बात करें बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये जो एरिया है इस एरिया में ये एक्सरसाइज कंडक्ट होती है। यहां श्रीलंका है, इस एरिया में ये एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, ये आपसे बोला जा रहा है, और इसके बारे में भी प्लानिंग की गई है। तो ये दो स्टेटमेंट है मालाबार ज्वाइंट एक्सरसाइज के बारे में। आपको बताना है कि भी कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट आपको गिवन है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दे रखे हैं। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, चारों स्टेटमेंट में से करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो भाई मालाबार एक्सरसाइज जो है ये इंडिया, जापान और यूएसए के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, यानी कि ये तीन कंट्री है, इंडिया, जापान, ठीक है, और यूएसए, जो इसमें पार्टिसिपेट करती है। और मेनली जो ये जो एरिया, जिस एरिया में ये एक्सरसाइज कंडक्ट होगी वो पैसिफिक ओशन के आसपास एरिया में ये कह सकते हो ये एक्सरसाइज होती है। और इसके अलावा इस बार ये प्लान किया गया, इस बार जो 2020 की एक्सरसाइज जो कि होनी थी, जो कि कोविड-19 की वजह से हो नहीं पा रही है आप कह सकते हो, तो ये जो बे ऑफ बंगाल वाला जो एरिया है हमारी कंट्री में और अरेबियन सी है, उस एरिया में ये एक्सरसाइज प्लान्ड है और यहाँ पे भी कंडक्ट होती है। यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम बात करें कि भी जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको बोला गया था कि भी रशिया को इसमें इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था कि पार्टिसिपेट करने के लिए और रशिया ने एग्री कर दिया गया था, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। इंडिया ने जो रिक्वेस्ट की थी वो की थी ऑस्ट्रेलिया से,
और ऑस्ट्रेलिया ने इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए यानी कि मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया के रिक्वेस्ट पर वे अपनी एग्रीमेंट जो भी है सहमति दे दी है। अब ये एक्सरसाइज नवंबर 2020 में यानी कि नेक्स्ट मंथ ये कंडक्ट होने वाली है, क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से ये एक्सरसाइज कंडक्ट नहीं हो पा रही थी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट में थोड़ा गलत है क्योंकि रशिया नहीं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होना था। इंडिया ने रशिया के साथ रिक्वेस्ट नहीं करी थी, ऑस्ट्रेलिया से रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने अपनी एग्रीमेंट जो भी एग्री कर दिया था उन्होंने कि हम पार्टिसिपेट करेंगे। विद रेफरेंस टू न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी यानी कि एनबीएस के बारे में पूछा जा रहा है, एनबीएस स्कीम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। और इसके रिगार्डिंग में ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें आपसे बोला जा रहा है द एमआरपी ऑफ ऑल फर्टिलाइजर आर डी कंट्रोल और फिक्स्ड बाय द प्राइवेट, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो फार्मर न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह लेते परचेज करते हैं, उसके रिगार्डिंग में बोला जा रहा है कि अब ये गवर्नमेंट इसके रेट को फिक्स नहीं करेगी, बल्कि अब गवर्नमेंट इस पे से कंट्रोल अपना हटा रही है, यानी कि डी कंट्रोल कर रही है। और अब ये जो प्राइस होगा यानी एमआरपी होगी वो फिक्स की जाएगी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इंटेंड टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर सो दैट द रेशियो ऑफ एनपीके यानी कि जो 3 फर्टिलाइजर होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ठीक है, फास्फोरस, ये जो मेनली तीन जो फर्टिलाइजर होते हैं इसके बारे में बोला जा रहा है कि भी इसके कंजम्पशन को इंक्रीज करना इनका मेन टारगेट आप कह सकते हो, और एक रेशियो में इंक्रीज करना उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है। तो ये 2 स्टेटमेंट हो गए आपके पास। इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, जिसकी मीनिंग ये होगी कि भी दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दे रखी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो भाई पहले एक बार समझ लेते हैं भाई ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी होता गया है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी हमारी कंट्री के अंदर एक स्कीम है जिसके अंदर यूरिया को छोड़ करके यानी कि यूरिया को छोड़ करके बाकी जितने भी फर्टिलाइजर होते हैं उसके अंदर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है एक तरह से, और सब्सिडी जो प्रोवाइड करती है एक पर्टिकुलर रेशियो में प्रोवाइड करती है, और ये भी ध्यान रखती है कि जिसका कंजम्पशन है एक पर्टिकुलर रेशियो में इंक्रीज होना चाहिए। यानी कि ये रेशियो आप देख सकते हैं N/P/K, और इसका जो रेशियो होना चाहिए 4:2:1, यानी कि आप ये नाइट्रोजन की 4 यूनिट अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका हाफ यूनिट यानी फास्फोरस जो करना है आपको इसका हाफ करना है, और उसके बाद जो पोटेशियम की बात करें वो उससे भी 1/4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस रेशियो में इसका कंजम्पशन होना चाहिए, यानी कि आप ये बोल सकते हो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें जिसके अंदर ये बोला गया आपसे कि भी गवर्नमेंट डी कंट्रोल कर रही है। डी कंट्रोल करने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपने ऊपर से जो कंट्रोल कर रखा है मार्केट में कि प्राइस कैसे फिक्स होना है, क्या होना है, इसके बारे में ये बोला जा रहा है। ये बात गलत है, गवर्नमेंट ने इसे डी कंट्रोल नहीं किया, गवर्नमेंट खुद ही इसके अंदर इन्वॉल्व रहती है और इसके प्राइस को फिक्स करने का काम करती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भी फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको गिवन था फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, जो सेकंड स्टेटमेंट है सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स आर वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। हमारी कंट्री के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करते हैं, यानी इससे एफिलिएटेड है, आप ये बोल सकते हो। तो फर्स्ट इंस्टीट्यूट जो आपसे इंस्टीट्यूशन का नाम आपको गिवन है वो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि देहरादून के अंदर है। और दूसरा आपसे बोला जा रहा है कि भी सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, ये जो अहमदाबाद में है। और थर्ड इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में बोला जा रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कि भोपाल में है। ये 3 इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा जा रहा है, इनमें से कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के अंदर एफिलेटेड है, उसके अंदर ये काम करती है, एक तरह से ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के रूप में बोल सकते हो आप। तो अब ये तीनों स्टेटमेंट में से, तीनों इंस्टीट्यूशन में से करेक्ट इंस्टीट्यूशन कौन सा है? ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट यानी थर्ड इंस्टीट्यूशन करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड इंस्टीट्यूशन करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड इंस्टीट्यूशन करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही इंस्टीट्यूशन बिल्कुल करेक्ट है।
तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये है कि तीनों ही इंस्टीट्यूशन बिल्कुल करेक्ट है, जो कि तीनों की तीनों इंस्टीट्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के अंदर एफिलिएटेड है, उसके अंदर काम करती है एज ए ऑटोनोमस बॉडी, यानी कि ऑटोनोमस बॉडी या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करती है। अगर हम बात करें ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की डिटेल में बात करें तो इसके अंदर टोटल 5 ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो इसके अंदर एफिलिएटेड है और इसके अंदर एज ए ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के रूप में एस्टेब्लिश्ड है। वो इस तरह से है। फर्स्ट है आपके पास वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि देहरादून में है। नेक्स्ट है आपके पास इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो कि भोपाल में है। उसके बाद इंडिया प्लाईवुड इंडस्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि बेंगलुरु के अंदर है। और नेक्स्ट है CPR इन्वायरमेंट एजुकेशन सेंटर जो कि चेन्नई में है। और लास्ट जो 5th इंस्टीट्यूशन है वो है सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन जो कि अहमदाबाद में। आपके लिए क्वेश्चन में तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा गया था। बाकी आपको इन दोनों के बारे में भी पता होना चाहिए, यानी कि एक देहरादून, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद, इन सारी लोकेशन में ये इंस्टीट्यूशन है जो कि इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के अंदर ये स्टैब्लिश्ड है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है रिगार्डिंग आयुष्मान सहकार स्कीम के बारे में। ध्यान रखिएगा, आयुष्मान सहकार स्कीम है, आयुष्मान भारत नहीं है, ठीक है। यहाँ कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विद रेफरेंस टू द आयुष्मान सहकार स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और इसके रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें बोला जा रहा है इट इज लॉन्च टू असिस्ट कोऑपरेटिव्स इन सर्टन ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। हमारी कंट्री में हेल्थ केयर को स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक करने के लिए, इसका स्ट्रक्चर ठीक करने के लिए, यानी कि कह सकते हो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़िया करने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। मतलब उसको असिस्ट करने का काम कर रही है आयुष्मान सहकार स्कीम। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विल एक्सटेंड टर्म लोन टू कोऑपरेटिव्स। और इस स्कीम को ध्यान में रखते हुए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि आप ये बोल सकते हो NBARD, नाबार्ड आपने सुना ही होगा कि नाबार्ड के बारे में बोला जा रहा है कि नाबार्ड जो इसके अंदर अपने जो लोन होगा उसे इंक्रीज करेगा, उसके टर्म्स को एक्सटेंड करने वाला इस स्कीम को ध्यान में रखते हुए। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द स्कीम प्रोवाइड इंटरेस्ट सबवेंशन टू वुमेन मेजोरिटी कोऑपरेटिव्स, यानी कि आप ये बोल सकते हो जो लोन जो प्रोवाइड की जाती है, लोन के अंदर वुमेन को एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और वो जो रिलैक्सेशन होगा, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट होगा, मतलब जो भी रेट चल रहा होगा उससे थोड़ा कम रखा जाएगा वुमेन के लिए। ये थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। ये 3 स्टेटमेंट है, आपने बताना है कि आयुष्मान सहकार स्कीम के रिगार्डिंग में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर डिटेल में अगर डिस्कस करें तो हमारी कंट्री में एक स्कीम स्टार्ट की गई थी आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत को, यानी कि आप ये बोल सकते हो आयुष्मान भारत को सपोर्ट करने के लिए एक और स्कीम स्टार्ट की गई है जिसका नाम है आयुष्मान सहकार। और आयुष्मान सहकार जो है ये फार्मर वेलफेयर के लिए स्टार्ट की गई है। और इसका मेन जो मोटिव आप कह सकते हो, जो मोटिव ये है कि भी हेल्थ अच्छी जब होगी जब आपके पास जो फूड सिस्टम है वो आपका अच्छा होगा। इसलिए इस प्रोग्राम को दोनों प्रोग्राम के साथ, दोनों स्कीम के साथ अटैच करके काम किया जा रहा है, आप ये बोल सकते हो। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोला गया आपसे कि भी ये जो स्कीम है हमारी कंट्री में हेल्थ सेक्टर को ठीक करना एक उनमें से एक काम है। हाँ, उसको एक असिस्ट प्रोवाइड करने का काम कर रही है आयुष्मान सहकार स्कीम। यानी कि आयुष्मान सहकार स्कीम जो है हमारी कंट्री में नेशनल कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेशन इसे फॉर्मुलेट करती है, इसे ऑपरेट करती है, आप बोल सकते हैं। और ये एक तरह से असिस्ट करने का काम करती है आयुष्मान भारत वाली स्कीम को, ठीक है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। बाकी नाबार्ड के बारे में जो सेकंड स्टेटमेंट आपको दे रखा था कि लोन एक्सटेंड करेंगे, ये बात गलत है, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें ये बोला गया कि वुमेन्स को, यानी कि वुमेन कोऑपरेटिव ग्रुप होगा, यानी कि फार्मर जब भी
एक तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, फार्मिंग स्टार्ट कर सकता है, जब उसके पास जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए उन्हें लोन वगैरह, यानी कि आप ये कह सकते हो उन्हें वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करना जरूरी है, यानी कि पैसे होंगे तभी तो वो अपनी खेती वगैरह का जो काम उसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस स्कीम में उन्हें लोन जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और इसके अंदर जो वुमेन है उसे 1% लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्हें लोन मुहैया किया जाता है, यानी कि लोन प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये दो स्टेटमेंट दे दिए गए, ये फर्स्ट और ये सेकंड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जा रहा है इंडिया वाज द लार्जेस्ट रिसिपिएंट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि एफडीआई इन 2019 में हमारी कंट्री फॉरेन से जो मनी आता है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, एफडीआई की बात करें तो सबसे ज्यादा रिसीव करने वाली कंट्री हमारी कंट्री है थी 2019 में। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इक्विटी कैपिटल री इन्वेस्टेड अर्निंग एंड इंफ्रा कंपनी लोन आर कंपोनेंट ऑफ एफडीआई, यानी कि एफडीआई के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है उसके बारे में बोला जा रहा है कि इसके अंदर इक्विटी कैपिटल, री इन्वेस्टेड अर्निंग और उसके बाद इंफ्रा कंपनी के जो लोन होते हैं, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है एफडीआई के अंदर, आपसे बोला जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एफडीआई किस चीज से फॉर्म होती है, किस चीज से बनती है, इसके रिगार्डिंग में आपसे बात की जा रही है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके पास, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, ये आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो सबसे पहले समझ लेते हैं एफडीआई होता क्या है। अगर एफडीआई की बात करें तो हमारी कंट्री में फॉरेन से, यानी कि यूएस से या यूके या किसी भी और कंट्री से जो भी इन्वेस्टमेंट आता है हमारी कंट्री में, जो भी डॉलर के फॉर्म में फॉरेन करेंसी में जो मनी आती है, ठीक है, उसे एफडीआई कहा जाता है। अच्छा, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो 2019 के डाटा के अनुसार हमारी कंट्री वर्ल्ड लेवल पर 9th लार्जेस्ट ऐसी रिप्रेजेंट कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा एफडीआई आई है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे नहीं है हम लोग फर्स्ट की जगह हम लोग 9th नंबर पे है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका वो गलत हो गया। अब जान लेते हैं एफडीआई के अंदर डिटेल में क्या क्या चीजें होती है। तो इसके अंदर जो आपसे बोला गया कि इसमें इक्विटी कैपिटल होता है। इक्विटी कैपिटल का मतलब ये होता है एक शेयर होता है जिसके पास भी 51% शेयर होता है, वो उस कंपनी का ऑनर होता है, ठीक है, उसे इक्विटी कैपिटल कहते हैं। अच्छा, उसके बाद री इन्वेस्टमेंट अर्निंग की अगर हम बात करें तो यानी कि एक बार आपने कहीं इन्वेस्ट किया, आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट जो भी मिलता है उसके बदले में, आप उसे जब दोबारा इन्वेस्ट करते हो तो उसे री इन्वेस्टेड अर्निंग बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इंट्रा कंपनी लोन, यानी कि जैसे कंपनी ए और कंपनी बी है आपके पास, तो ये दो कंपनी आपके पास है ए और बी। अगर ये आपस में एक दूसरे को जब लोन प्रोवाइड करती है, यानी कि कंपनी ए बी को लोन प्रोवाइड करती है, बी ए को लोन प्रोवाइड करती है, तो ये जो मनी होती है इसे बोला जाता है इंट्रा कंपनी लोन, ठीक है। यानी कि ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं ये सब के सब एफडीआई में इंक्लूड होते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो गया हमारा बी हो जाएगा सिर्फ, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ताइवान के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ताइवान। और ताइवान के रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें आपसे बोला जा रहा है ताइवान बिकम द न्यूएस्ट स्टेट टू ज्वाइन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी कि यूएनए को ज्वाइन करने वाला अगर ताइवान सबसे लेटेस्ट कंट्री बन चुका है। आप जानते ही हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंदर बहुत सारी कंट्री इसके मेंबर बने हुए हैं, तो उसी के अंदर ताइवान ने भी इसे रिसेंटली ज्वाइन किया है, ये आपसे बोला जा रहा है इसके जनरल असेंबली के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि लाओजोन स्ट्रेट सेपरेट ताइवान फ्रॉम चाइना, यानी कि जो चाइना कंट्री है और जो साउथ में छोटा सा कंट्री है ताइवान, इन दोनों के बारे में बोला जा रहा है। इसके बीच का जो स्ट्रेट है, ये जो एरिया है, इस एरिया का नाम आपसे बोला जा रहा है, इसे ल्यूजॉन स्ट्रेट बोला जाता है इस एरिया से, जहां से ताइवान और चाइना दोनों कंट्री अलग होती है। ये मान लीजिए चाइना है और ये मान लीजिए छोटी सी कंट्री है यहाँ ताइवान। तो इसके बारे में बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच में मेन लैंड में जो डिफरेंस आता है, बीच में जो गैप आता है जो डिवाइड करता है, इसको ल्यूजॉन स्ट्रेट इसे डिवाइड करता है। ये सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट है आपके पास, अब आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए।
तो इस क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि आप ये देख सकते हैं हमारी कंट्री इंडिया यहाँ पे है, ठीक है, और ये आपको चाइना की लोकेशन दिख रही है, यानी कि ये जो बड़ी सी कंट्री आपको दिख रही है ये चाइना है, ठीक है। और चाइना आपको मालूम है सबके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट रखता है ये चाइना, और इसी के साथ ये छोटी सी कंट्री जो आपको दिख रही है ये है ताइवान। और ताइवान की बात करें, ताइवान के बारे में बोला जा रहा है, जो आपसे बोला गया कि भी ताइवान और इन दोनों के बीच में जो एरिया है, ठीक है, ये सेपरेट करता है ल्यूजोन स्ट्रेट को। तो इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया था, एक बार दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि इन दोनों के बीच में जो डिवाइड करने वाली जो स्ट्रेट है वो ल्यूजोन स्ट्रेट बोला जा रहा है, और ताइवान रिसेंटली इसका मेंबर बन गया है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया नॉट करेक्ट पूछा गया है, यानी कि आपसे ये बोला गया कि भी गलत स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको चूज करना है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, बल्कि ताइवान के बारे में ये है कि ताइवान वर्ल्ड में ऐसी लार्जेस्ट इकोनॉमी है जिसने अभी तक यूएनओ को ज्वाइन नहीं किया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। अच्छा, दूसरी स्टेटमेंट की बात करें, सेकंड स्टेटमेंट की, यानी कि ताइवान स्टेट की बात करें, ताइवान स्टेट जो बीच में डिवाइड करती है मेनलैंड चाइना को और ताइवान को। अगर इस क्वेश्चन में जो आपसे लूजोन स्टेट के बारे में जो बोला गया था, लूजोन स्टेट डिवाइड करने का काम करती है ताइवान को और ताइवान के साथ फिलीपींस को। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आइलैंड कंट्री दिख रहे हैं, ये फिलीपींस और ये ताइवान, ये छोटी सी कंट्री यहाँ पे, इनके बीच का जो ये स्ट्रेट है इसे ल्यूजोन स्ट्रेट बोला जाता है। और चाइना और ताइवान को जो डिवाइड करने वाली जो स्ट्रेट है उसे ताइवान स्ट्रेट बोला जाता है, ठीक है। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दे दिए गए। अभी जो ताइवान के अंदर ये है कि 1949 से अब तक ताइवान चाइना के अंडर रूल किया है, यानी कि चाइना एक ऑटोनोमस बॉडी होते हुए भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है, और ताइवान और चाइना इस पर मनमानी करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, और आपसे क्वेश्चन में गलत स्टेटमेंट ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि नज़का लाइन के बारे में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऐसे बोल सकते हैं विद रेफरेंस टू नज़का लाइन कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। नज़का लाइन के बारे में आपको इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है और आंसर चूज करना है, करेक्ट आंसर आपका क्या है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है दीज आर द ग्रुप ऑफ जियोफोलोज known as the depict of larger than the life animal, plants and imaginary beings। और सेकंड स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है this is one of the leeward side of the Andes mountain in अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में बोला जा रहा है कि एक माउंटेन एरिया है जिसे आप बोल सकते हो नज़का लाइन, और इस नज़का लाइन के बारे में डिटेल में आपको बताया गया कि यहाँ पर लार्जर ह्यूमन बीइंग या फिर लार्जर एनिमल लाइफ यहाँ पे प्रेजेंट है, प्लांट्स अवेलेबल है या इमेजिनरी बींग्स अवेलेबल है। कहने का मतलब है इस एरिया में सबसे ज्यादा जानवरों और प्लांट की क्वांटिटी में है, इस एरिया में आपसे बोला जा रहा है। और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट है, दोनों आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, और सॉरी करेक्ट है ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग। ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपको बताना है ये नज़का लाइन के बारे में करेक्ट आंसर क्या है। तो सबसे पहले ये जो आपको बोला गया कि ये अर्जेंटीना के अंदर है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें नज़का लाइन की, तो ये अर्जेंटीना के अंदर लोकेशन नहीं है, बल्कि पेरू कंट्री जो कि लैटिन अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर एक कंट्री है पेरू, ठीक है। पेरू जो कि पैसिफिक ओशन से अटैच्ड है, वहां पर इसकी लोकेशन है नज़का लाइन। और जो कि पेरू की अगर बात करें तो ये ब्राजील, बोलोविया और चिली के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम नज़का इस पेरू कंट्री की बात करें तो पेरू कंट्री में इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है। दैट मीन्स ये हुआ कि जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है। बाकी नज़का लाइन के बारे में जो डिटेल में आपसे बोला गया कि यहाँ पे प्लांट और एनिमल जो है सबसे ज्यादा, ऐसा बोला जाता है कि वैरायटी आप बोल सकते हो इस एरिया में, यानी कि जानवरों की सबसे ज्यादा नंबर में जानवर, और प्लांट की अगर हम बात करें तो उसकी वैरायटी और नंबर्स में सबसे ज्यादा नज़का लाइन में है। इट मीन्स ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट में बस लोकेशन में गड़बड़ हो गई, ये अर्जेंटीना में नहीं पेरू में ये लोकेशन है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ये कुछ स्टेटमेंट आपके पास फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द मैंडेट टू कंट्रोल प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वो सारी चीजें जो खेतों में उगाई जाती है उसके बारे में बोला जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, इसके प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को रूल रेगुलेशन बना के आप ऐसे समझ सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द स्टेट गवर्नमेंट हैज नो अथॉरिटी
टू ओवर रूल लेजिस्लेटिव पास्ड बाय द सेंटर, यानी कि सेंटर ने अगर कोई रूल बना दिया सपोज एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई रूल बना दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर ओवर रूल नहीं कर सकती। ओवर रूल का मतलब ये है कि भी उसको चैलेंज नहीं कर सकती, जो एक बार सेंटर ने बना दिया उसे फॉलो करना पड़ेगा। और थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है एग्रीकल्चर फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एग्रीकल्चर को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है। आप लोग जानते ही हैं हमारी कंट्री में 3 तरह की लिस्ट होती है, एक होता है यूनियन लिस्ट या फिर सेंट्रल लिस्ट बोल सकते हो, सेंट्रल लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है और उसके अलावा एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो तीनों लिस्ट होती है, इन तीनों लिस्ट में ये होता है, अगर सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। अगर हम बात करें कॉन्करेंट लिस्ट की, तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होती है कि भी अगर सेंटर ने रूल बना दिया कोई, तो उसे मैंडेट हो जाता है, उसे फॉलो करना था। अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर मर्जी है कि वो अपने रूल रेगुलेशन डिसाइड कर सकती है। तो आपके अकॉर्डिंग अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है 1 2 3 यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको ये बताना है कि भाई ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कंट्री में अभी जैसे आप जानते हैं कि रिसेंटली सब्सिडी से रिलेटेड कोई डिसीजन हमारी कंट्री में आया है, उसके रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हमारी कंट्री में टोटल 33 ऐसी एंट्री है जिसे कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ये है कि सेंटर और यूनियन दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं। अगर सेंटर ने लॉ बना दिए हैं तो स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, प्रोडक्ट होता है, उसके सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन, उन सब चीज से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसका कंट्रोल कौन करता है? यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया कि भी स्टेट के पास कोई पावर नहीं होती है इस तरह से, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि भी पावर नहीं होता, लेकिन अगर सेंटर ने रूल नहीं बनाया, मान लीजिए कोई रूल नहीं बनाती सेंटर, तो स्टेट उसके ऊपर रूल बना सकता है। तो इट मींस ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। टोटली पावर नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते आप कि सेंटर ने अगर रूल नहीं बनाया, कोई कानून नहीं बनाया, कोई बिल पास नहीं किया, तो स्टेट के पास पूरी अथॉरिटी पास कर सकती है, अदरवाइज उसे सेंट्रल का रूल फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया कि जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट के अंदर आता है। नहीं, ये स्टेट के अंदर नहीं। ये एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, उस एग्रीकल्चर स्टेट के अंदर सब्जेक्ट तो है स्टेट लिस्ट के अंदर, बट इसके जो रूल रेगुलेशन जो होता है, जो अगर सेंटर ने इसके प्रोडक्शन और इसके सप्लाई यानी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड अगर रूल सेंटर ने बना रखे तो उसको फॉलो करना जरूरी होता है। तो तीन, ये सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट तो हमारा गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इट मींस ये हुआ कि हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कुछ स्टेटमेंट आपको दे दिए गए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन द फर्स्ट स्टेटमेंट, न्यू स्टार्ट ट्रीटी इज अ ट्रीटी बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड अमेरिका एंड द रशियन फेडरेशन। यानी कि स्टेट के बारे में बोला जा रहा है, START स्टार्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो एक ट्रीटी है USA और रशिया के बीच में, ये आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विड्रॉ फ्रॉम द इंटरनेशनल जो लेवल पे जो ट्रीटी है, यानी कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी इन द ईयर 2019। अच्छा, ये एक ट्रीटी स्टार्ट के बारे में आपसे बोला गया। उसके अलावा एक और ट्रीटी है जिसे इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी बोला जा रहा है, और इसमें भी USA और रशिया ही है। और इस ट्रीटी के बारे में एक बात और बताई जा रही है आपको, USA ने 2019 में इस ट्रीटी से अपने आप को अलग कर लिया है, यानी कि USA ने बोल दिया कि हम इस ट्रीटी को अब नहीं फॉलो करेंगे। तो ये दो स्टेटमेंट आपके पास, अब दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये आपको चूज करना है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें टोटली जो क्वेश्चन था आपके लिए वो USA और रशिया के बीच में, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि रशिया, ठीक है, रशिया और USA के बीच में जो रिलेशनशिप है, एक वॉर जैसा जो सिचुएशन क्रिएट हुआ रहता है हरदम, उनके बीच रिलेशनशिप से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और आप जानते हैं कि 1991 में
जब रशिया फेडरेशन यानी कि यूएसएसआर को तोड़ दिया गया था, यानी कि कह सकते हैं यूएसएसआर कोल्ड वॉर हार गई थी, और उसके बाद कुछ ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें से एक ट्रीटी थी स्ट्रेट फ्रेमवर्क, जो कि 1991 में एग्जिस्टेंस में आई थी, जो कि रशिया और यूएसए के बीच में। अभी क्या हो रहा है कि 2021 में यानी कि 2021 में ये ट्रीटी क्लोज होने वाली है, यानी कि इसका जो एक्सपायर होने वाली है ट्रीटी, इस वजह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो ये जो स्टेटमेंट आपसे बोला गया, ये स्टार्ट ट्रीटी यूएसए और रशिया के बीच में, हाँ बात बिल्कुल सही है, इन दोनों के बीच में, जो कि नेक्स्ट ईयर फरवरी में ये एक्सपायर हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद एक और ट्रीटी के बारे में आपसे बोला गया कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। ये भी ट्रीटी इन दोनों ही कंट्री यानी कि यूएसए और रशिया के बीच में ही ये ट्रीटी है। इस ट्रीटी में ये है कि लॉन्ग रेंज जितने भी मिसाइल्स वगैरह इनके न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह जो है, जो कि 5000 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस वाले हैं, यानी कि जिसे एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में अटैक कर सकते हैं, जिस मतलब रेंज के आप न्यूक्लियर वेपन को, उसको ये अब दोबारा प्रोड्यूस नहीं करेंगे, दोबारा बनाएंगे नहीं, इसलिए ये एग्जिस्टेंट में ये ट्रीटी साइन की गई थी। और ये जो साइन की गई थी सोवियत यूनियन यानी कि रशिया, जो पुराना नाम इसका सोवियत यूनियन हुआ करता था, यानी यूएसएसआर होता था, यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में था। अमेरिका ने इसे 2019 में अगस्त 2 2019 में इस ट्रीटी से अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। विड्रॉ करने की वजह ये थी कि रशिया और यूएसए को छोड़ते हुए चाइना एक कंट्री ऐसी हो गई थी जो कि काफी बड़े लेवल पर कई तरह के वेपन तैयार कर रही है। तो यूएसए को लग रहा था कि हम इस ट्रीटी को साइन करके इंटरनेशनल लेवल पर बाउंडेड हो गए हैं और हम कुछ रिसर्च डेवलपमेंट काम नहीं कर पा रहे हैं किसी भी मिसाइल को लेकर के या अपनी कैपेसिटी इनहेंस करने से रिलेटेड। तो रशिया से उनकी दुश्मनी तो है एक तरफ से अमेरिका की, लेकिन चाइना आजकल मेजर पावर जो बन के आ रहा है, तो उसको डील करने के लिए, उससे टैकल करने के लिए यूएसए ने इस ट्रीटी से बाहर निकल गई थी। तो आप ये बोल सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट रशिया और यूएसए से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। तो अब आपके लिए आज के लिए जो क्वेश्चन ये है कि ये दोनों ही स्ट्रेट ट्रीटी और ये जो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, ये दोनों ही ट्रीटी जब साइन की गई थी, उस टाइम यूएसए और रशिया को कौन लीड कर रहा था, यानी कि दोनों के प्रेसिडेंट उस टाइम कौन थे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा आपका स्कोर कितना है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।